नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7 जनवरी 7 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग शेयर करें। और जैसा कि मैं हमेशा कहते आई हूँ, जब भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो, चाहे अभी चाहे बाद में, तो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठना नहीं भूलें, क्योंकि क्लास के दौरान मैं और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताती हूँ जो आपके पीडीएफ में मेंशन नहीं होता है। तो उन्हें भी आप साथ में नोट डाउन करते हुए चला करिए, और ना सिर्फ आप नोट डाउन करिए, रिवीजन भी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। तो जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं करंट अफेयर्स के साथ, उनको भी आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, रिविजन करना शुरू करिए, टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट जो है टेस्ट दीजिए आप सभी लोग, देखें कि आप लोग की कैसी रैंक आ रही है, किस तरह का आप लोग का जो है परफॉर्मेंस है। इन सब चीजों पे अपने आप को देखिए, एनालाइज करिए और उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। उसके पहले कहना चाहूंगी, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आज का है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में G20 की पहली बैठक होगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, भारत इस साल यानी कि 2023 में G20 की अध्यक्षता कर रहा है। ये पहली बार है कि भारत जो है G20 समूह की अध्यक्षता करने जा रहा है। 2022 की जो अध्यक्षता किया था वो इंडोनेशिया ने किया था। तो G20 की जो पहली बैठक होने जा रही है दोस्तों, वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होने जा रही है। ऑप्शंस आप लोग को दिख रहा है, वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में आंसर करें। करेक्ट आंसर इज ए, पुडुचेरी, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी में यहाँ पे होने वाला है। और पुडुचेरी की जो वर्तमान उपराज्यपाल है, ठीक है, तमिलिसाई सौंदरराजन, उन्होंने ये बताया है कि जो पहली बैठक होने जा रही है G20 की, वो पुडुचेरी में होगी। कब होगी दोस्तों? 31 जनवरी को की जाएगी। एक कार्यक्रम था, एक कार्यक्रम समारोह के दौरान जो वहां की पुडुचेरी के उपराज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, उन्होंने जो है उनके साथ वहां के जो मुख्यमंत्री हैं एम रंगास्वामी, उन्होंने देखा जाए तो उनकी उपस्थिति में G20 का जो लोगो है, साथ ही साथ वहां का स्टिकर, बैच, पोस्टर, ये सब जारी किया। और साथ ही साथ वहां पे देखा जाए तो एक सेल्फी बूथ का भी उद्घाटन किया। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि आपके लिए पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? एम रंगास्वामी जी हैं। वही बात करें, इस कार्यक्रम में देखा जाए विभिन्न हिस्से, ये जो G20 से संबंधित जो कार्यक्रम होगा वो देश के कई हिस्सों में किया जाएगा, अलग अलग जो है सेगमेंट में आयोजित किया जाएगा। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल, वित्तीय समावेशन से संबंधित जो वैश्विक साझेदारी की बैठक होगी। वित्तीय समावेशन यानी कि दोस्तों क्या है, ये टर्म आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है दोस्तों? कि अंतिम वर्ग में यानी कि अंतिम जगह पर बैठा व्यक्ति को भी बैंकिंग सहायता उपलब्ध कराना, या फिर बैंकिंग क्षेत्र से जोड़ना। हर एक व्यक्ति को, अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति को भी बैंकिंग सेवा से जोड़ना, यही क्या है? वित्तीय समावेशन है। और यहाँ पे जो है वित्तीय समावेशन से संबंधित जो वैश्विक साझेदारी की पहली बैठक होगी वो कोलकाता में होगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य से संबंधित जो सामूहिक बैठक का आयोजन किया जाएगा, ठीक है, वो तिरुवनंतपुरम में होगा। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में होगा। ठीक है, कई लोग देखिए प्रोनाउंस करते हैं त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम सही नहीं है, आपको यहाँ पे तिरुवनंतपुरम, ठीक है, इसको सही इसका प्रोनाउंसिएशन है। वही बात करें कि शिक्षा से संबंधित जो बैठक की जाएगी G20 समूह की, वो चेन्नई में की जाएगी, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में। और वहीं पे अगर देखा जाए जो अस्थायी वित्तीय बैठक का मेजबानी करेगा वो असम की राजधानी गुवाहाटी करेगा। और ध्यान रखिएगा, वास्तुकला की जो बैठक होगी, पहली वित्तीय वास्तुकला की बैठक की जाएगी, वो चंडीगढ़ में की जाएगी, यानी कि चंडीगढ़ इसकी मेजबानी कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जो सेगमेंट है उनसे संबंधित जो आयोजन, जो बैठक होगी G20 के, वो इसी तरीके से होगी। तो ध्यान रखिएगा, जो पहली बैठक की जा रही है वो पुडुचेरी में 31 जनवरी को की जाएगी। ठीक है, सितंबर में भारत जो है G20 की अध्यक्षता करेगा, नई दिल्ली में होगी। ठीक है, G20 में जब G20 के सदस्य देश के जो प्रमुख हैं भारत में आएंगे और इस बैठक में वो क्या करेंगे, अपना संबोधित करेंगे इस बैठक को और भाग लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य में
गान नगाई उत्सव मनाया गया? देखिए गान नगाई उत्सव, बार बार मैं अक्सर आपको ऐसे प्रश्न लेके आती हूँ क्योंकि जनरली देखिए ऐसे ही प्रश्न लोगों से गलत हो जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, गान नगाई महोत्सव जो मनाया गया है वो मनाया गया मणिपुर में। देखिए मणिपुर से रिलेटेड मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क किस राज्य में स्थित है दोस्तों? मणिपुर में ही है। केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील में स्थित है। ठीक है, ये आप लोगों ने मुझे बताया भी था, काफी अच्छा था। ठीक है, तो काफी आंसर किया आप लोगों ने, अच्छा आंसर करते हैं। रोली जी काफी अच्छा आंसर करते हैं। त्यागी जी आप भी बहुत अच्छा आंसर करते हैं। शमशेर जी हमेशा बहुत अच्छा आंसर करते हैं, वो बहुत समय से आंसर करते आ रहे हैं, काफी समय से मैं उनसे कनेक्ट हूँ। बाकी आप लोग भी जो लोग वीडियो को फॉलो करते हैं कोशिश क्या करिए आंसर देने की। तो यहाँ पे मणिपुर में ये गान नगाई उत्सव का आयोजन किया गया है और यहाँ पे ध्यान रखिएगा मणिपुर का एक समुदाय है, यहाँ से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जेलिया रांग समुदाय, जेलिया रांग समुदाय के द्वारा इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है, इस उत्सव का जिसका नाम है गान नगाई उत्सव। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो फसल है, फसल के मौसम के बाद जब फसल देखिए जब कट जाती है, वो लोग फसल लगाते हैं, फसल जब अच्छी कट जाती है तो उस फसल के मौसम के बाद जो है इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। 4 जनवरी 2023 को किया गया। ध्यान रखिएगा ये जो जेलिया रांग समुदाय है वो इस महोत्सव को मनाने का जो उद्देश्य है, एक तरीके से ये ईश्वर के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें इतना मतलब अच्छी फसल दिया, इतना अच्छा उत्पादन हुआ। एक तरीके से ये ईश्वर को अपना आभार व्यक्त करने के लिए और साथ ही साथ ये प्रार्थना करते हैं कि आने वाले भी वर्षों में इसी तरीके से समृद्धि बनी रहे इस क्षेत्र की, इस समुदाय की। तो इसके लिए प्रार्थना भी करते हैं। बेसिकली ये ध्यान रखिएगा फसल के मौसम के बाद जो है मनाए जाने वाला ये यहाँ पे गान नगाई उत्सव है जो कि जेलिया रांग समुदाय के द्वारा मणिपुर में मनाया जाता है। आमतौर पे देखा जाए ये जो महोत्सव है गान नगाई महोत्सव, ये ज्यादातर दिसंबर या जनवरी के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, 5 दिनों तक मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा इसकी तिथि जो है वो बदलती रहती है। अभी देखा जाए अभी हाल फिलहाल में इसका आयोजन 4 जनवरी को किया गया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ कि भारत किस वर्ष तक कालाजार को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है? कालाजार देखिए दोस्तों प्रोटोजोआ से होने वाले ये बीमारी है। ठीक है, और इसको खत्म करने के लिए भारत ने जो अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है, ऑप्शन आपके सामने है 2025, 2024, 2023 या फिर 2027। ऑप्शन आप लोग देखते रहते हैं, आंसर क्या करिए आप लोग। ठीक है, आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब मैं क्वेश्चंस को रीड करती हूँ, जिन लोगों को आंसर आता है वो आंसर दिया करें। ठीक है, और जिन्हें नहीं आता है वो ध्यान से देखा करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूं तो आप आंसर देने की भी स्थिति में हो। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सी है, यानी कि 2023 इसी साल जो है भारत सरकार प्रतिबद्ध है कालाजार को समाप्त करने के लिए। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा केंद्रीय स्वास्थ्य जो मंत्री हैं, ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री दोस्तों कौन है? डॉक्टर भारतीय प्रवीण प्रवार जी हैं। उन्होंने क्या किया है कि भारत में कालाजार के उन्मूलन के लिए एक जो है उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है 4 राज्य सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे जो 4 राज्य के सरकारों को इन्होंने आमंत्रित किया और उनके साथ एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित किया। उद्देश्य क्या है? भारत में कालाजार उन्मूलन। ये 4 राज्य ही क्यों है देखा जाए इस बैठक में यहाँ पे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ठीक है, वहां के जो स्वास्थ्य मंत्री और साथ ही साथ जो पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस हिस्सा लिया। इन्हीं क्षेत्रों में आप देखेंगे कालाजार के जो केसेस हैं, ये जो डिजीज है इसके जो है ज्यादा केसेस हमें देखने को मिलते हैं। इस कारण से जो है इनके द्वारा यानी कि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उनके द्वारा ये बैठक बुलाई गई थी और इसमें इन्हीं राज्यों के जो प्रमुख हैं उनको बुलाया गया था। अगर हम वैश्विक स्तर पे देखें कि जो मामले आते हैं कालाजार के, वो पूरे उसमें जो योगदान है भारत का देखिए 11.5% का योगदान है पूरे मतलब कालाजार के मामले में। अगर हम इनमें भी देखें कि भारत में भी कौन से राज्य हैं जहां पे कालाजार के मामले हमें सामने आते हैं ज्यादा, तो ध्यान रखिएगा बिहार और झारखंड में जो है इनकी 90% की हिस्सेदारी है इस मामले में। यानी कि सबसे ज्यादा अधिक मामले में जो मामले सामने आते हैं कालाजार के वो बिहार और झारखंड के ज्यादा आते हैं। यही कारण है कि इन लोग के जो है मिल बुलाया गया इन राज्यों के प्रमुख को। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें और पश्चिम बंगाल की, तो उत्तर प्रदेश ने देखिए 2019 में और पश्चिम बंगाल ने 2017 में ब्लॉक स्तर पे कालाजार को क्या किया है उसका उन्मूलन कर दिया। ध्यान रखिएगा ब्लॉक स्तर पे किया है, राज्य स्तर पे नहीं हुआ है, अभी भी वो प्रयासरत है। वही बात करें यहाँ पे भी जो सरकार ने इस बीमारी को यानी कि कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य 2023 निर्धारित किया। आइए थोड़ा सा कालाजार के बारे में भी देख लेते हैं। कालाजार जिसे दोस्तों
ये कालाजार बीमारी है। और यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो परजीवी, देखिए ये प्रोटोजोआ से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ना, कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सी वायरस से होने वाली डिजीज है, प्रोटोजोआ से होने वाले कौन सी डिजीज है। तो ध्यान रखिएगा कालाजार जो है वो प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी से होने वाली बीमारी है। कौन सा परजीवी है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा लिशमेनिया परजीवी है, ध्यान रखिएगा। और इसका अगर हम वेक्टर की बात करें, वाहक, देखिए वाहक वो होता है जो किसी बीमारी को किसी के शरीर में प्रवेश कराता है, ठीक है। तो इस परजीवी का वाहक कौन है दोस्तों, बालू मक्खी, जिसे हम क्या कहते हैं, सैंडी फ्लाई। आप लोग ने आम बोलचाल में सुना होगा कि सैंडी फ्लाई जो बालू मक्खी है वो जो है इसकी वाहक है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसको देखिए और भी क्या कहते हैं, फ्लेबोटॉमस अर्जेंटाइप्स, ठीक है। फ्लेबोटॉमस अर्जेंटाइप्स जो है इस मक्खी को कहा जाता है। इस बीमारी से प्रभावित अंग देखिए क्या है, प्लीहा। तो जो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्प्लीन है ना, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए लीवर है और यहीं पे स्प्लीन आपको देखने को मिलेगा। स्प्लीन को देखिए क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है ना। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, स्प्लीन, तो प्रभावित अंग दोस्तों क्या है, प्लीहा में सूजन हो जाना, तो ये इसके प्रभावित अंग है। तो ये ध्यान रखिएगा, वाहक इसका बालू मक्खी होती है। और इसी मक्खी से क्या होता है, ये जनरली जो है गंदी चीजों में पड़े रहते हैं और जो उस पर बैठती है, फिर घर में आकर के आपके खाने में कई चीजों में बैठ जाते हैं, उसके वजह से ये काला जर जो है मानव के शरीर में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तो लिशमेनिया, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए आप मुझे बताइए कि आरबीसी का जो है जीवन काल कितना होता है, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल के आप बारे में मुझे बताइए। आरबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड ब्लड कॉर्पुसल्स जो हमारे बॉडी में होता है, ठीक है, आरबीसी। तो आप मुझे बताइए आरबीसी का जीवन काल कितना होता है और आरबीसी से संबंधित कुछ और भी तथ्य जो आपको पता है और आपको पता है कि वहां से संबंधित कुछ एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। आप भी मुझे कुछ चीजें बताया करते रहा करिए जहां आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे मैं कुछ मिस कर गई हूँ, तो आप मुझे जरूर बताया करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर क्या करिए। क्योंकि देखिए ज्ञान का हमेशा आदान प्रदान, ज्ञान का आदान प्रदान जब आप करेंगे तो वो बढ़ेगा, नॉलेज जो है बांटने से बढ़ती है। तो जितना आपको भी आता है कोशिश क्या करिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करें। वो मुझे भी बहुत सारी चीजें ऐसा नहीं पता होती है जो मुझे आपके थ्रू पता चलती है, तो आप मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने चीन के समर्थन से पोखरा क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रिया का उद्घाटन किया है। देखिए पोखरा जो लोग जानते होंगे कि किस देश में, बेहद खूबसूरत जगह है, पोखरा लोग घूमने भी जाते हैं, तो उन्हें ये पता होगा कि पोखरा क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है उसका उद्घाटन किया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा ये चीन के समर्थन से थे, चीन ने इनको आर्थिक सहायता दी थी और उसके चीन के ऋण से जो है ये क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय जो है हवाई अड्डा बनाया गया है। और ध्यान रखिएगा ये नेपाल, ठीक है, नेपाल में। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो जो नेपाल के वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, ध्यान रखिएगा इन्होंने जो है चीन की सहायता से बनाया गया एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नेपाल का तीसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, पश्चिमी नेपाल में स्थित है, ठीक है, पोखरा में देश के तीसरे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, पोखरा, ठीक है, नेपाल में पोखरा। और वहां पे ये ध्यान रखिएगा ये नेपाल का तीसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका उद्घाटन वहां के वर्तमान प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड जी के द्वारा किया गया है। और ये जो पोखर जो है पोखरा क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ध्यान रखिएगा ये चीनी ऋण सहायता से यानी कि चीन के द्वारा दी गई आर्थिक सहायता से बनाया गया है। और चीन की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं चला जा रही है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, ध्यान रखिएगा BOR, ठीक है। तो यहाँ पे बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव चलाई जा रहा है उसी का ये पहल है। तो नेपाल चीन बेल्ट रोड पहल का ये एक प्रमुख योजना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा कि पोखरा क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नेपाल का तीसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है और ये चीन की सहायता से प्राप्त ऋण के द्वारा जो है इसका बनाया गया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस गांव जिले को IGRS रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है। IGRS यानी कि इंटीग्रेटेड ग्रेवियंस रेड्रेसल सिस्टम, ठीक है, उसमें प्रथम स्थान जो मिला है देवरिया को, सोनभद्र को, बलिया को या फिर आजमगढ़ को। ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं जिनमें देखा जाए यहाँ पे जो शिकायत निवारण प्रणाली में जो पहला स्थान मिला है दोस्तों वो मिला है सोनभद्र को मिला है, ठीक है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। चल यहाँ पे जो देखिए
जो जनता है उसकी अगर कोई शिकायत रहती है तो शिकायत जब वो सरकार की किसी बॉडी से करती है तो उसका किस तरीके से निवारण किया जा रहा है, उसका जो निस्तारण किया जा रहा है, उस निस्तारण के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आगे रहा है, उसके आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई। यानी कि जो जन शिकायतें होती हैं उन जन शिकायतों का जिस तरीके से निस्तारण किया गया है, कितना जल्दी उसका समाधान निकाला गया है, इसके आधार पे एक एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली, ध्यान रखिएगा IGRS, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम। और याद रखिएगा इस रैंकिंग में जो है वो उत्तर प्रदेश का जो प्रथम स्थान मिला है वो सोनभद्र जिले को मिला है। वहीं दूसरे स्थान की बात किया जाए दोस्तों तो देवरिया जिला जो है वो पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पे है। जनता के समस्याओं का, जनता की शिकायतों का निवारण करने में तेजी से, ठीक है, उनकी ग्रीवेंसेस का निवारण करने में आगे रहा है, देवरिया दूसरे स्थान पे रहा है। अगर हम देखें जो शासन ने जो रैंकिंग जारी किया है उसमें सोनभद्र को कितने अंक प्राप्त हुए हैं तो 140 में 140 में 139, और वहीं देखा जाए 136 अंक मिले हैं देवरिया, जिसके साथ वो दूसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान की दोस्तों बात किया जाए तो वह है शामली, ठीक है, शामली जो है तीसरे स्थान पे है। देखिए ये जो नाम हम लोगों ने देखा ना, सोनभद्र, शामली, आप मुझे बताइए कि ये जो है उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का सबसे जो है नॉर्थ स्टेट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सबसे साउथ, सबसे ईस्ट, सबसे वेस्ट कौन सा है, ठीक है, और आप मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा जो है जिले वो किस राज्य से लगते हैं उत्तर प्रदेश के, आप मुझे ये बताइए, ठीक है। तो आप मुझे उत्तर प्रदेश के बारे में आज ये बताइए, 2 क्वेश्चन आप लोग के हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहां भारत और फ्रांस के बीच 36वीं रणनीतिक वार्ता का आयोजन हुआ है। तो ये रणनीतिक यानी कि ध्यान रखिएगा स्ट्रेटेजी से रिलेटेड जो है, रक्षा क्षेत्र, डिफेंस जो है क्षेत्र से रिलेटेड जो वार्ता की गई है भारत और फ्रांस के बीच में, ये 36वीं वार्ता थी जो देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गई है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो भारत और फ्रांस के बीच में जो 36वीं रणनीतिक वार्ता हुई है वो 5 जनवरी को हुई थी, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसमें देखा जाए दोनों पक्ष यानी कि भारत और फ्रांस दोनों पक्षों ने जो है व्यापक द्विपक्षीय यानी कि दोनों के पक्ष और साथ ही साथ वैश्विक मुद्दों से भी संबंधित जो रणनीति है उससे भी संबंधित इन लोगों ने चर्चा किया दोनों पक्षों में। यहाँ पे जो है भारतीय जो प्रतिनिधि मंडल है उसका जो प्रतिनिधित्व किया गया है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, देखा जाए कौन है, अजीत डोभाल। आप यहाँ पे स्क्रीन पे इनकी तस्वीर देख सकते हैं। अजीत डोभाल के द्वारा जो है भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया गया। वहीं बात करें फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व किया गया है वो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनके राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोने के द्वारा किया गया है। स्क्रीन पे आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। अगर हम बात करें पिछली जो 35वीं जो मीटिंग हुई थी, रणनीतिक वार्ता हुई थी भारत और फ्रांस के बीच में, वो ध्यान रखिएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी, 2021 में हुई थी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो दोनों देशों ने जो अपने रणनीति से संबंधित जो कुछ भी महत्वपूर्ण चर्चा थी वो सारी चीजें की हैं। और यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है दोस्तों, अजीत डोभाल है। आइए अगले प्रश्न पे, हाल ही में कहां मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है। ये दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन था मुख्य सचिवों से संबंधित, ठीक है, और इसका जो आयोजन हुआ है दिल्ली, चेन्नई, गांधीनगर या फिर कोलकाता। दोस्तों अगर बात करें इसका जो करेक्ट आंसर इसका दिल्ली ही है, दिल्ली में आयोजित किया गया है। और बात करते हैं जो इसका आयोजन हुआ है वो 6 से लेकर के 7 जनवरी यानी कि कल इसका, आज यहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, और ये आखिरी दिन है इसका, कल शुरू हुआ था और ये आज खत्म होगा। और ये मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन। अगर इसकी अध्यक्षता की बात किया जाए दोस्तों तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा यानी कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का जो है अध्यक्षता की गई है सम्मेलन की। इस सम्मेलन में देखा जाए जो राज्य हैं और जो केंद्र है यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच एक तरीके से जो साझेदारी है, जो उनके बीच में जो संबंध है उस संबंधों को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने की चर्चा की गई है। इतना ही नहीं, एक दूसरे के जो राज्य और जो केंद्र है उनके बीच में संबंध, राज्यों के बीच में राज्य के बीच में जो आपसी साझेदारी है
वो उसको निरंतर बढ़ाना और इस तरीके से किस तरीके से आपस में एक दूसरे का सहयोग करके एक साझेदारी के माध्यम से आर्थिक विकास किया जा सके, इन सारी चीजों पे जो है चर्चा की गई है इस सम्मेलन के दौरान। मुख्य सचिवों के जो पहले सम्मेलन हुआ था दोस्तों वो 2022 में हुआ था जून में। कहां पे दोस्तों? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया गया था। यहाँ पे और भी सारी चीजें, एक तरीके से जो राज्य होते हैं उनके द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं, जो केंद्र के द्वारा कुछ ऐसी सफल योजनाएं चलाई जाती हैं उन या फिर जो परंपराएं होती हैं उनको भी इस सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि राज्य जो है वो एक दूसरे से सीख सकें। ठीक है, तो एक तरीके से प्रदर्शनी भी की जाती है, प्रदर्शनी भी लगाई जाती है कि राज्यों की सफल योजनाएं, उनकी जो सर्वोत्तम प्रथाएं हैं उसके भी माध्यम से राज्यों को एक दूसरे का जो है एक दूसरे से सीख सकें और आगे बढ़ सकें। इसी चीज के लिए जो है इसको आयोजित भी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पहला जो हुआ था वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुआ था आयोजन मुख्य सचिवों के जो सम्मेलन। वही दूसरा जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नासा के अपोलो कार्यक्रम के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जिनका हाल में ही निधन हो गया? देखिए जी का यहाँ पे हो गया, जिनका लिखना था, जिनका भी हाल में निधन हो गया है। तो ये अपोलो मिशन चंद्रमा पे मानव को पहुंचाने वाला जो मिशन था, इसी मिशन के माध्यम से चंद्रमा पे जो है नासा का ये मिशन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, और मानव ने जो है चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। ठीक है, नासा के माध्यम से। और यहाँ पे जो है जो अंतरिक्ष यात्री थे अभी एक ही जीवित थे, उनका भी निधन हो गया। नाम है वॉल्टर कनिंघम। ठीक है, वॉल्टर कनिंघम। आइए इनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जो है नासा का जो अपोलो कार्यक्रम था, अपोलो कार्यक्रम के जो पहले सफल चालक दल थे अंतरिक्ष मिशन में, उनमें जो अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री थे वॉल्टर कनिंघम, उनका अभी 90 वर्ष की उम्र में दोस्तों क्या हो गया? निधन हो गया। स्क्रीन पे आप उनकी तस्वीर देख रहे होंगे। वॉल्टर निगम की बात, यहाँ पे वॉल्टर कनिंघम की बात किया जाए तो अपोलो 7 मिशन के ये 3 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक थे। ठीक है, जिसे देखा जाए 1968 में लॉन्च किया गया था। अपोलो मिशन ध्यान रखिएगा 1968 में लॉन्च किया गया था, चंद्रमा से संबंधित था। और ये देखिएगा यहाँ पे 11 दिन तक जो ये चला और फिर 1 साल के बाद ये मिशन जो है चंद्रमा यानी कि उपग्रह, चंद्रमा पर उपग्रह उतारने में क्या रहा था? सफल रहा था, मार्ग प्रशस्त किया था। अपोलो मिशन अंतरिक्ष यात्री में जो 3 यात्री थे, जो पहली चालक दल की उड़ान थी, उसमें जो यात्री थे देखिए ध्यान रखिएगा, वॉल्टर शिरा जूनियर, डॉन इसेल और वॉल्टर कनिंघम। तो ये अभी देखिए अंतिम जो थे ये अंतरिक्ष यात्री थे अपोलो 7 मिशन से संबंधित। अभी इनका भी हाल फिलहाल में जो है डेथ हो गई है, तो मृत्यु हो गई। तो इससे संबंधित ये इंपॉर्टेंट प्रश्न एक तरीके से। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? देखिए साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है जो अभी चर्चा में था वो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल? करेक्ट आंसर इज केरल। ठीक है, तो शांत उद्यान यहाँ पे ध्यान रखिएगा, केरल में जो है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आइए देखते हैं क्यों चर्चा में था। तो आप यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये केरल का मैप है, साउथ इंडिया का आप देख सकते हैं और वेस्ट की तरफ केरल आपको दिख रहा है। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा दोस्तों, यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है वो केरल राज्य के कहां पे स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पे पालकड़ा जिले में स्थित है राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नीलगिरी पर्वत में है ये, है ना। और अगर हम देखें यहाँ पे साइलेंट वैली, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है। ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट का ये भाग है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क में देखिए चर्चा में ये क्यों था? सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है इसमें कुछ महीनों में देखा जाए, पिछले महीनों में 141 जो है प्रजातियों की, पक्षियों की प्रजाति जो है वो पहचानी गई है, जिसमें 17 नई प्रजाति थी, जिस कारण से जो है काउंटिंग हुई प्रजातियों की, वहां पे पक्षियों की प्रजातियों की। तो यहाँ पे 141 प्रजातियां थी जिसमें 17 नई प्रजाति हमें देखने को मिली है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो इन पक्षियों की कुल 175 प्रजाति जो है वो देखी जाती है साइलेंट वैली में। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली की बात करें जो कि केरल में स्थित है, इसे राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा दिया गया था वो 1984 में दिया गया था। और औपचारिक रूप से जो है इस राष्ट्रीय उद्यान का जो उद्घाटन किया गया था, इनॉग्रेशन किया गया था, वो 1985 में किया गया था। ठीक है, साइलेंट वैली, ये देखिए ये जो उद्यान है साइलेंट वैली राष्ट्रीय यहाँ पे नेशनल पार्क है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में केंद्र में स्थित है।
कुंती नदी जो है वो इससे होकर के गुजरती, ध्यान रखिएगा ये एग्जाम में पूछा गया है। कुंती रिवर जो है वो किस नेशनल पार्क से होकर के गुजरती है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क से होकर के गुजरती है, केरल में स्थित है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमें चीज देखने को मिलता है, यहाँ पे शेर पूंछ वाला जो है मकाक की प्रजाति मिलती है, जो इस राष्ट्रीय उद्यान का, इस उद्यान का क्या है, प्रमुख प्रजाति है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा शेर पूंछ वाला मकाक, ठीक है, गूगल सर्च करके फोटो देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम देखें केरल में और कौन कौन से उद्यान है, तो देखिए पेरियार जो है नेशनल पार्क आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप ये देखिए साइलेंट वैली आपने देखा ही, यहाँ पे देखिए नीलेश्वर हेरिटेज यहाँ पे है, वेवनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा देख लीजिए केरल से रिलेटेड कौन कौन से नेशनल पार्क है, उनकी थोड़ा सा लिस्ट आप लोग देख लीजिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्वास्थ्य कान 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो स्वास्थ्य कान 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, गुजरात या फिर बिहार? तो करेक्ट आंसर इज सी, गुजरात में किया जा रहा है। इसके बारे में देखें तो ये जो है स्वास्थ्य कान 2023 का जो आयोजन किया जा रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा गुजरात के अहमदाबाद में किया जा रहा है। ये 6 तारीख से शुरू हुआ है, 8 जनवरी तक चलेगा। और ये आयोजित किसके द्वारा किया जा रहा है दोस्तों? तो यहाँ पे स्वास्थ्य डायबिटीज केयर और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड रिसर्च के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। कहाँ पे? गुजरात के अहमदाबाद के सरदार धाम में किया जा रहा है, ठीक है। सम्मेलन का अगर हम विषय देखें, थीम क्या है? तो लर्निंग बाय शेयरिंग, ठीक है, शेयर के द्वारा, शेयरिंग करके क्या करना, सीखना, लर्निंग बाय शेयरिंग जो है ये इसका विषय है। और इस कॉन्फ्रेंस में देखा जाए तो बहुत सारे जो है देश विदेश के विशेषज्ञ चिकित्सक जो है इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। सबसे पहला हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे आज का पहला है कि सरकारी क्षेत्र की देश की पहली होम्योपैथी फार्मेसी बनेगी। कहाँ दोस्तों बनी है? ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, ठीक है। तो ये सरकारी क्षेत्र की जो है ये देश की पहली होम्योपैथी फार्मेसी है भोपाल में। 100 T20 इंटरनेशनल खिलाड़ियों वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है दोस्तों भारत। पहला कौन है ये आप मुझे बताएंगे? 100 T20 इंटरनेशल खिलाड़ियों वाला दुनिया का पहला देश कौन है? दूसरा तो हमें भारत दिख गया। राजस्व पुलिस व्यवस्था यानी कि रेवेन्यू पुलिस सिस्टम को खत्म करने का फैसला लिया गया है किसके द्वारा? उत्तराखंड सरकार के द्वारा लिया गया है। इसके बारे में एक दिन हम लोग चर्चा कर लेंगे कि क्या कारण है कि रेवेन्यू पुलिस सिस्टम को खत्म करने का फैसला उत्तराखंड सरकार के द्वारा लिया गया है। वही बात करें रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने कौन? जयदेव उनादकट, जो कि सौराष्ट्र टीम से थे। वहीं अंतिम आज का हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। किसे दोस्तों? हांगू जू चीन, ठीक है। हांगू जू चीन जो है वो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। उम्मीद करती हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। और कुछ बच्चे को जो है आवाज से समस्या आ रही है, कोई नहीं, आवाज देखिए थोड़ा बहुत इको कभी कभी कर जाती है। ठंड भी बहुत ज्यादा है, आप लोग को इतना पता होगा, ठंड में तो धीरे भी बोलो तो आवाज इको करती है, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करिए। बाकी आपको डेली जो है डिलीवर किया ही जा रहा है, आपके लेक्चर्स प्रॉपर जा रहे हैं, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जा रही है टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप बस रेगुलर रहिए, बाकी रिविजन करते रहिए, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। चलिए बाकी देखा जाए डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।